UP21 क्लासेस के 10 कदम श्रृंखलाओं में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और उसी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब प्रैक्टिस सेट जो नंबर है हम 15 पर आ चुके हैं भाई। तो प्रैक्टिस सेट 15 पर आ चुके हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हमारे यूट्यूब पे एक फ़ोल्डर बना दिया गया, मतलब वहाँ पर क्लासें तुम्हें उपलब्ध रहेंगी, मतलब सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू भाई। पहला क्वेश्चन बोलता है सुमेलित नहीं, एक तरफ एसिड दे रखे हैं, कौन सा एसिड किस में पाया जाएगा भाई। तो पीछे की जो क्लासें तुम देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे एसिड के नाम बताए थे, मतलब किस में कौन सा एसिड पाया जाएगा। तो वहीं से एक तरीके से क्वेश्चन जो है, मतलब ये एक तरीके से रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन होगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन बोल रहा है हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाएगा, ये टमाटर में भी मिलेगा, पालक में भी देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड इमली में भी मिलेगा और कच्चा आम और ये हमारा अंगूर में भी देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड कहाँ पर देखने को मिलेगा? अंगूर में भी देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखनी है भाई। मैलिक एसिड पका केला और सेब में भी देखने को मिलेगा भाई। साइट्रिक एसिड किस में मिलेगा भाई? तो ये डी वाला गलत होगा ऑप्शन। तो साइट्रिक एसिड जो मिलेगा खट्टे फल, नींबू व संतरा में देखने को मिलेगा। नींबू व संतरा में देखने को मिलेगा हमें कौन सा? साइट्रिक एसिड। नारियल के तेल में अगर बात करें तो यहाँ पर होता है हमारा लॉरिक एसिड। पूछा गया भाई पेपर में, नारियल के तेल में कौन सा? लॉरिक अम्ल देखने को मिलेगा। और सिरका में तुम्हें पता होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। सिरका में कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा? एसिटिक अम्ल हमें देखने को मिलेगा भाई। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने सारे जो पीछे एसिड पड़े थे उनका एक तरीके से रिवीजन कर लिया। तो यहाँ पर जो है डी वाला आंसर होगा। तो डी वाला आंसर क्या होगा? यहाँ पर गलत होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ और संस्थाएं दे रखी है, मतलब एक तरफ उनका वर्ष दे रखा है। तो पीछे जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा होगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन है भाई। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे बोला जाता है भैया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये 2010 में गठित किया गया है भाई। 2010 में गठित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था एनजीटी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ नाम दिया जाता है, डीआरडीओ, ये कब स्थापित हुआ भैया? 1958 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा देखने को? दिल्ली में मिलेगा। एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। तो भाई एलआईसी इसका कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया? मुंबई में देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जिसे नाबार्ड बोला जाता है, नाबार्ड के बारे में बहुत चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं भाई हर क्वेश्चन में। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी भैया 88 में नहीं बल्कि 12 जुलाई 1982। कब हुआ भाई नाबार्ड का गठन? 12 जुलाई 1982 में गठित हुआ भाई। 1982। 1988 में जो हुई थी सेबी की स्थापना हुई थी, जो शेयर मार्केट से संबंधित संस्था है सेबी। तो इसमें जो आंसर हमारा डी वाला आंसर गलत है भाई। कौन सा भाई? डी वाला आंसर गलत है भाई। देखेंगे भी अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो रेगिस्तान अगर अगर बात करें मरुस्थल की बात करें भाई, तो मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को कहा जाएगा जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या बोला जाएगा भाई? मरुस्थल की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे डेजर्ट क्षेत्र बोला जाएगा। तो भारत में डेजर्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा भाई, थार मरुस्थल। इसका सर्वाधिक विस्तार हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। एक मरुस्थल और मिलेगा वाइट डेजर्ट, सफ़ेद मरुस्थल या सफ़ेद रेगिस्तान, ये गुजरात में देखने को मिलेगा भैया। और इसका विस्तार थार का सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें राजस्थान में। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो तो वहाँ पर कैसी वनस्पति देखने को मिलेगी, वहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, झाड़ी देखने को मिलेंगी भी। क्या मिलेंगी, झाड़ी। तो भारत में थार डेजर्ट वाला क्षेत्र रेगिस्तानी राजस्थान वाला, एक वाइट डेजर्ट पूछा गया है, वाइट सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर झाड़ी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मोर्चे निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये मोर्चे कहाँ का भाई, नागालैंड का है भाई। मोर्चे कहाँ का है, नागालैंड का। नागालैंड के अन्य नृत्य की बात करें तो एक नृत्य बहुत पूछा जाता है यहाँ से, रेंगमा नृत्य भाई, रेंगमा नृत्य। एक लेस लपितु, ध्यान रखना ये पूछे गए पेपर में कई सारे, लेस लपितु, नूरा लिम और आलियट्टू और आलियट्टू, ये सब कहाँ के भैया, नागालैंड के डांस हैं भाई, नागालैंड के नृत्य हैं। तो रेंगमा, लेस लपितु, नीरालिम और आलियट्टू ये सब कहाँ के, नागालैंड के हैं। तो इसमें ये मोड से ये भी कहाँ का, नागालैंड का। तो ए वाला आंसर इसमें सही होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर स्टेट का करते चलेंगे भाई, सही है भाई। आगे क्वेश्चन, असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है। असम की किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो असम में बात करें, जोरहट का जो चाय उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब भारत में चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका, जोरहट। तो जोरहट कहाँ पर मिलेगा, असम में मिलेगा। अब असम में एक फेस्टिवल हमने नया सीखा भाई, 2023 में चाय फेस्टिवल, और भी बढ़ चुके हैं बहुत सारे भाई। तो इसमें असम में देखो कौन कौन से याद रखने हैं हमें। एक याद रखना है भाई असम में, रोंगकर फेस्टिवल, रोंगकर, ये किसके द्वारा मनाया था, कार्बी जनजाति, कार्बी जनजाति के द्वारा पूछा जाता है कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है असम में, तो कार्बी होगा ये। एक ध्यान रखना, माजुली फेस्टिवल, माजुली, ये भी असम में देखने को मिलेगा और नवंबर माह में ये मनाया जाता है, पूछा भी गया माजुली फेस्टिवल कब मनाया जाएगा, नवंबर में मतलब मनाया जाता है भाई। और कौन सा भाई यहाँ पर देखना है, कामाख्या, कामाख्या देवी, एक कामाख्या फेस्टिवल, कामाख्या, कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करने वाला फेस्टिवल है भाई, सही है भाई। तो हर साल मतलब रोंगकर फेस्टिवल कहाँ पर मिलेगा, ये देखने को असम में मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका जोरहट आंसर होगा भाई। तो हर साल चाय फेस्टिवल कहाँ पर मिलेगा, जोरहट में देखने को मिलेगा भाई। आगे क्वेश्चन आते हैं अगला भाई, वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के साथ किया जाता है भाई। तो पीछे जो क्लासेस थी वहाँ पर हमने पढ़ा होगा ये वाला भाई, मतलब वित्त आयोग के बारे में क्या क्या संरचना थी, क्या क्या कारण है और कौन कब स्थापित हुआ इसमें। तो इसमें बोल रहा है भाई एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य। तो अन्य सदस्य कितने होंगे भाई, 4 होंगे। अगर कुल सदस्य पूछे जाएंगे तो 5 होंगे, तो एक तो अध्यक्ष होगा और 4 अन्य। अब 4 अन्य में कौन से होंगे, देखो 2 तो होंगे इसमें अंशकालिक, 2 तो होंगे कुछ समय के लिए भैया, अंशकालिक सदस्य होंगे 2, 2 होंगे अंशकालिक और 2 होंगे हमारे पूर्णकालिक।
दो क्या होंगे, पूर्णकालिक सदस्य, और एक हमारा कौन सा होगा, अध्यक्ष। तो टोटल कितने होंगे भैया, 5 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्यों की बात करेंगे वित्त आयोग को लेकर। तो इसमें जो आंसर है भाई, ए वाला आंसर था भाई, सही है। सर नंबर अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, गलत कथन का चयन करना है। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक बलबीर सिंह दोसांझ। ओलंपिक में प्रथम भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। कौन से ओलंपिक में कप्तान थे भैया, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम ओलंपिक में क्या थे भैया, भारतीय टीम के कप्तान थे भैया ओलंपिक में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है भैया व्यक्ति, के डी जाधव। 1952 में जीता है भैया इन्होंने। और कौन सा ओलंपिक था, हेलसिंकी ओलंपिक। हेलसिंकी ओलंपिक। तो हेलसिंकी ओलंपिक ये कहाँ पर मिलेगा भैया, नीदरलैंड में जीता था भाई, ध्यान रखें नीदरलैंड में जीता। तो इसमें जो पहली वाली जो बात है गलत बोली गई है। पहली वाली बात क्या बोली गई, गलत बोली गई। पहली वाली बात क्या गलत बोली गई। बलबीर सिंह दोसांझ की बात करें भाई, पद्म श्री पाने वाले पहले खिलाड़ी। अब ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं बलबीर सिंह दोसांझ, और इन्हें पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन, बलबीर सिंह दोसांझ। अगर ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक की बात करें तो एक नाम मैंने बताया होगा पीछे क्लास में, पुरमा बनर्जी। 1920 एंटवर्प ओलंपिक, बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन से हमने इतनी सारी बातें सीखी, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन भी करते चलेंगे। तो इसका आंसर ए वाला क्या होगा भाई, गलत होगा। अब अभिनव बिंद्रा के बारे में ध्यान रखनी है एक बात और, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी रहे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता है। और पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है भैया, अभिनव बिंद्रा। तो इतनी बारी बात हमें ध्यान रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में किस त्योहार का संबंध असम राज्य से नहीं है भाई। तो असम देखो, दौल उत्सव का संबंध असम से, माजुली फेस्टिवल असम, रोंगकर अभी बताया, साजीबू चेरोबा ये है भैया मणिपुरी नववर्ष। कहाँ का ये फेस्टिवल, मणिपुरी न्यू ईयर को कहा जाता है साजीबू चेरोबा। और इसका संबंध किससे है भैया, मणिपुर से। तो ये वाला आंसर इसका गलत होगा भाई, सही है भाई। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद यूनिस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। तो मोहम्मद यूनिस का संबंध किससे, बांग्लादेश से है भाई। और ये छोटे जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। मतलब छोटे उद्योग वाले हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त का जनक भी कहा जाता है भाई। और 1983 में इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। इसीलिए मतलब इन्हें 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है भाई। तो भाई यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ये 1983 में की गई है मोहम्मद यूनिस। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं भाई, बांग्लादेश।
बांग्लादेश। इनको लेकर क्या क्या ध्यान रखना है? माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, या इसे बोलते हैं सूक्ष्म वित्त, छोटे उद्योग, वित्त के जनक कौन है भैया? मोहम्मद यूनिस। इनका संबंध बांग्लादेश से है भाई। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना भाई, 2020 में इन्हें जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर मिला था इन अवार्ड, ओलंपिक लॉरेल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ओलंपिक लॉरेल अवार्ड से भी सम्मानित। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्रामीण बैंक वाला, बांग्लादेश वाला और भारत वाला। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। सही है भाई। ये कुछ पॉइंट हमें मोहम्मद यूनिस से ध्यान रखने हैं, और मोहम्मद यूनिस से ये सारे पॉइंट तुम्हारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं भाई। तो यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी 1983 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी भाई, मैंने बताया होगा, मुरादाबाद में स्थापित किया गया पहला बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? मोत्सू फेस्टिवल का संबंध ये हो जाएगा हमारा नागालैंड से भाई, नागालैंड। वनगाला फेस्टिवल जिसे 100 ढोलों का त्यौहार कहा था, मेघालय गारो जनजाति का फेस्टिवल। ये उपचार नहीं भाई, चपचार कूट ये मिजोरम का है भैया। कूट रूट वर्ड कहाँ का है? मिजोरम। अम्बुबाची मेला, अब देखो ये कब होता है भैया? असम में देवी कामाख्या का मंदिर गुवाहाटी में है, वहां पर ये होता है अम्बुबाची मेला। कब होगा? जून माह में होगा। इसका मंथ भी पूछ लेते हैं, कब? जून माह में। कब होगा भैया? जून माह में। अब ये वाला जो कामाख्या जो माता का मंदिर है, ये गुवाहाटी में ये वाला फेस्टिवल होगा। तो इसमें जो ये जो बोला गया वो किस फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है? वो कामाख्या अम्बुबाची मेले के बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से भैया अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया? तो ये नाम जो बदला गया था वो 2021 में बदला गया। अगर इस देखो राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। राजीव गांधी खेल रत्न ये भैया कब स्थापित किया गया? 1991 और 92। राजीव गांधी खेल रत्न, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। अब इसका नाम बदल दिया, देखो 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, लेकिन वर्तमान में हॉकी टीम के जो 1936 के बर्लिन ओलंपिक के जो कोच रह चुके हैं, मतलब मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम 2021 में बदल दिया गया। अब देखो 2000 मतलब 91-92 में ये पहला जो मिला है भाई, प्रथम जो मिला था ये विश्वनाथ आनंद को मिला है। विश्वनाथ आनंद को मिला है, और इनका संबंध किससे? शतरंज से संबंधित है भाई, शतरंज से संबंधित है भाई। ये ने प्रथम मिला है भाई, भारत मतलब राजीव गांधी खेल रत्न प्रथम पाने वाले कौन है? विश्वनाथ आनंद। 1991-92 में, लेकिन उस समय इसकी जो राशि थी भाई 7.5 लाख रुपए थी। अब इसकी जो राशि है वर्तमान में वो कर दी गई है कितनी में बढ़ाकर, इसमें जो राशि मिलती है वो 25 लाख रुपए मिलती है। कितनी? 25 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, बढ़ाकर 7.5 से 25 कर दी गई। और क्या ध्यान रखना है? राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली
पहली महिला पाने वाली पहली महिला। तो मैंने पीछे क्लासों में बताया होगा भाई, जिन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता, और मतलब 1999 में जिन्हें पद्मश्री भी मिला। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भैया, कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर रहे हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की बात की जा रही है भाई, खेल रत्न पाने वाली पहली महिला भाई। अब यहाँ पर खेल रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भैया, खेल रत्न सबसे कम उम्र में भैया कौन है भाई? सबसे कम उम्र में भाई उनकी बात की जा रही है भैया, अभिनव बिंद्रा की बात की जा रही है। अभिनव बिंद्रा, देख अभिनव बिंद्रा के बारे में बात करें तो इनकी एक बुक भी है, इनकी बायोग्राफी पूछी जाती है, ए शॉट एट हिस्ट्री। और इन्हें ध्यान रखना, इन्होंने 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। और इन्हें भैया ध्यान रखना, इनकी बुक बहुत पूछी जाती है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा खेल रत्न, ध्यान रखना सबसे कम उम्र में थे। और तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन इसका जो नाम बदला गया भाई 2021 में बदल दिया गया। सही है भाई, आगे क्वेश्चन पर आते हैं अगले। सुमेलित नहीं है भाई, नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए थी भाई, करेक्ट बोला जा रहा। केलकर टास्क फोर्स, देश में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार, ये तुम्हारा यूपी SSC पैड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। बी मदान लोकुट समिति, पराली जलाने से रोकने के लिए। शिवरामन समिति, रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए। शिवरमन समिति जो आई थी भैया किसके लिए आई थी? नाबार्ड की स्थापना के लिए आई थी, शिवरमन नाबार्ड। लेकिन रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए भाई कौन सी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई को स्थापित किया गया। तो इसमें जो पीछे के सेट में हमने ये कुछ समितियां पढ़ी होंगी, उनका एक तरीके से रिवीजन हो गया। जिन मतलब 5-6 समितियां बताई थी मैंने, और भी बताई होंगी, तो उनका एक तरीके से रिवीजन हो गया भाई। तो आगे क्वेश्चन आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो भाई एशियाई खेलों का सर्वप्रथम जो सुझाव दिया गया वो 1947 में दिया गया। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम जो सुझाव दिया गया, मतलब एशिया के देशों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए क्या हो भाई, एशियन गेम्स का आयोजन किया जाए। तो 1947 में एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर ये बात रखी गई थी। और फाइनली कब स्टार्ट किए गए? 1951 में। तो सुझाव कब दिया गया भैया? इसका सुझाव एशियाई देशों के सम्मेलन में 1947, एशियाई देशों का सम्मेलन में ये बोला गया भाई एशियन गेम्स का आयोजन होना चाहिए। तो 1947 में सुझाव दिया गया। लेकिन स्टार्ट कब होते हैं? 1951 में स्टार्ट हो गई, 1951 में इसकी शुरुआत हो गई। और कहाँ पर हुए भाई 1951 में? ये हुए थे भैया नई दिल्ली में हुए थे, नई दिल्ली। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है तुम्हें भाई? नई दिल्ली में हुए थे भाई। इसमें कुल देशों ने जो भाग लिया, मतलब टीम जो थी यहाँ पर, कुल देश पूछा जाएगा। एक तो कुल देश के बारे में पूछा जाएगा, तो 11 कुल देश कितने भैया? 11। इसमें पूछा जाएगा शीर्ष देश कौन रहा था भाई? शीर्ष देश रहा था जापान। शीर्ष देश की बात करें, जापान शीर्ष पर रहा था भाई, जापान शीर्ष पर रहा था इस वाले में। तो ध्यान रखना 60 पदकों के साथ, कितने? 60 पदकों के साथ शीर्ष पर कौन रहा था भैया? जापान। अगर
द्वितीय स्थान की बात करें तो भारत को इसमें द्वितीय स्थान मिला। पूछा जाता है भैया पहले एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा, पहले एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखना, द्वितीय स्थान पर रहा और इन्होंने 51 पदक जीते। अब 51 में से तुम्हें ध्यान रखने हैं, इसमें स्वर्ण पदक जो जीते थे वे भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। 15 स्वर्ण पदक जीते थे। 15 स्वर्ण पदक जीते थे यहाँ पर भारत ने। तो इतने ध्यान रखना, कुल देश 11, शीर्ष देश जापान मतलब 60 पदकों के साथ पहले नंबर पर, द्वितीय स्थान रहा था। अब इसमें अगर बात करें तो इस वाले एशियन गेम्स का मतलब उद्घाटन भी पूछा जाता है पेपर में। तो उद्घाटन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब इसी में इन्हीं 1951 के ही एशियन गेम्स में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जो जीता था भैया, पहला स्वर्ण पदक जो जीता था सचिन नाग ने जीता था। प्रथम स्वर्ण पदक, प्रथम एशियाई खेलों में पूछा जाता है प्रथम स्वर्ण पदक। और ये कौन से एशियन गेम्स थे भैया, 1951 के थे। कौन था, सचिन नाग। सचिन नाग ने जीता था। और ये इनका संबंध किससे, तैराकी से संबंधित है। किससे, तैराकी से। पूछा जाएगा एशियन गेम्स में भी ओलंपिक मतलब एशियन गेम्स में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे, तो आंसर होगा हमारा सचिन नाग कर देंगे भाई, तैराकी में। सही है भाई। ये पूरा पहले एशियन गेम्स के बारे में था भाई। पहला एशियन गेम्स 1951 में हुआ था। सुझाव जो दिया गया 1947 में दिया गया। और इसमें जो टीम थी 11, इसमें पहली रैंक पर जापान रहा भाई। और इसमें द्वितीय स्थान जो था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये ध्यान रखनी है भाई। तो इसमें जो आंसर सी वाला आंसर होगा। अगर दूसरी बार पूछा जाता है एशियन गेम्स तो 1982 में होंगे, जो कि 9वें एशियन गेम्स थे भाई। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, आरआरबी एनटीपीसी 2017। अब देखो यहाँ पर चित्रकला शैली को भी शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पेंटिंग कौन सी फेमस है, कलमकारी। आंध्र प्रदेश से जो पेंटिंग पूछी जाती है वो कलमकारी पेंटिंग, ध्यान रखनी है। पट्टचित्र कहाँ पर है भाई, उड़ीसा से भाई। उड़ीसा से एक पेंटिंग और ध्यान रखनी है, सोरा। उड़ीसा से एक पेंटिंग और ध्यान रखनी है हमें, सोरा पेंटिंग। और एक पेंटिंग कौन सी है, पट्टचित्र। तो ये दो ध्यान रखनी है भाई, कपड़े पर पेंटिंग की जाती है। और इसका जो संबंध है इस वाली पेंटिंग का, वो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा संबंधित है। महाराष्ट्र से पेंटिंग एक ध्यान रखनी है, बार्ली पेंटिंग। तमिलनाडु से दो पेंटिंग ध्यान रखनी है भैया, एक तो कोल्लम पेंटिंग का संबंध तमिलनाडु से। और एक यहाँ पर तंजौर पेंटिंग बहुत बार पूछी जाती है पेपर में। तो इसमें बात की जा रही है पट्टचित्र, तो ये होगी उड़ीसा की होगी भाई। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, बात करें तो कर्क रेखा अगर पूछा जाता है भारत के किस भाग से गुजरती है, मध्य वाले भाग से गुजरेगी। और ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। पिछली क्लासों में मैंने बताया भी होगा ये वो कितने राज्य हैं, 8 राज्यों की बात की होगी मैंने, 8 राज्य। अब इन 8 राज्यों में पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं होती। गुजरात से भी पास होती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। देखो मणिपुर नहीं होगा, बल्कि मणिपुर के नीचे जो स्टेट पड़ेगा वो मिजोरम से होगी। तो इसीलिए कभी कभी ध्यान रखना पेपर में मणिपुर के मतलब मिजोरम के ऊपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मणिपुर आंसर होगा। तो कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। तो आज वाले सेट में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए भाई। जो पीछे के जो सेट है भाई उनको देखते रहें, और जो भी सेट पढ़ रहे हो भाई देख रहे हो तुम, उनका नोट्स भी बनाते चलें एक बार। सही है भाई, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं भाई।